आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए कार्बन फुटप्रिंट को देखते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। तो सिंपल में अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो कार्बन इमिशन बाई अ पार्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कार्बन फुटप्रिंट। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि कार्बन फुटप्रिंट is the amount of carbon or greenhouse gases, primarily carbon dioxide, released into the atmosphere by a particular human activity or organization। तो कार्बन फुटप्रिंट की बात करें सिंपल में तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन हमने इमिट किया है एटमॉस्फेयर में, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली कार्बन फुटप्रिंट में कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कंसीडर किया जाता है, लेकिन यह सप्लीमेंटेड होता है अदर ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज से भी। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे आपका मीथेन हुआ, ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए जो टोटल इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में, उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड में समझे कार्बन फुटप्रिंट को, तो पहला कि टोटल कार्बन रिलीज इन एटमॉस्फेयर इज कार्बन फुटप्रिंट, या अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज कार्बन फुटप्रिंट। ये सिंपली केवल कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को ही डिनोट नहीं करता है, या ये सिंपली टोटल ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को भी डिनोट नहीं करता है। यह डिनोट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के इमिशन को और अदर ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन होता है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट होता है। ये दोनों मिलाकर जो इमिशन होता है उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसी पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि कार्बन फुटप्रिंट किसी एक्टिविटी की वजह से होता है, तो वो एक्टिविटी किस पे अप्लाई किया जा सकता है कि कार्बन फुटप्रिंट जो होता है, जो इमिशन होता है, वो तो या तो इंडिविजुअल की एक्टिविटी की वजह से होगा, या फैमिली की एक्टिविटी की वजह से होगा, या किसी इवेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी की वजह से होगा, और साथ ही साथ इवन इंटायर नेशन के एक्टिविटी की वजह से जो इमिशन होता है उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो ऊपर मैंने बताया डेफिनेशन में कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, और इसे मेजर किसमें किया जाता है? टन्स ऑफ CO2 इमिटेड। एक्चुअली ये जो CO2 है केवल CO2 नहीं है, आप इसे कहिए समझिए कि CO2 इक्विवेलेंट इमिशन। ठीक है, अब ये मैं केवल CO2 क्यों नहीं कह रहा हूँ, CO2 इक्विवेलेंट क्यों कह रहा हूँ, अब इसको इस बारीक डिफरेंस जो है, माइन्यूट जो डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि टन्स ऑफ CO2 इमिटेड पर ईयर। तो इसमें जो टोटल CO2 है वो केवल CO2 नहीं होता है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होता है अदर गैसेस से जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, तो इनके इमिशन को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में। मतलब कि सिंपल वर्ड में कहूँ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है CO2 की तुलना में। मतलब कि एक मॉलिक्यूल मीथेन अगर X ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिक्वायर्ड टू हैव सेम इफेक्ट। समझ गए? तो जैसे हमें पता है कि लगभग 25 टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। तो ये जो 25 है, तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन निकला है तो इसका मतलब है कि 25 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है और सप्लीमेंट करके टोटल CO2 इमिशन पर ईयर को डिनोट करते हैं, उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो आप समझ गए कि ये एक तरह से कहिए कि टोटल जो CO2 इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड,
वो जो पर ईयर इमिशन होता है उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो ये कार्बन फुटप्रिंट बहुत सिंपली कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने में कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आप ग्रोसरी शॉप जाते हैं या सुपरमार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए और आप कार से जाते हैं। तो आप फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे, पेट्रोल डीजल, तो आपने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, कुछ अदर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज किए। तो एक ये फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा, आप सुपरमार्केट में गए तो वहाँ पे भी कर्मचारी आएंगे, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो भी बाइक से कार से आए, उन्होंने फॉसिल फ्यूल बर्न किया और वहाँ पे भी कार्बन इमिट हुआ एटमॉस्फेयर में। जो सुपरमार्केट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को बनने के लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और वहाँ पे भी ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होती हैं। और ग्रोसरी शॉप में, सुपरमार्केट में आपने वेजिटेबल फ्रूट्स खरीदा, तो वेजिटेबल फ्रूट्स जो होते हैं वो फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड में पैदा होते हैं, तो वहाँ पे मीथेन रिलीज होती है। मीथेन मोर पोटेंट है CO2 की तुलना में, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ये जो सारे कंपोनेंट है आपकी एक एक्टिविटी की वजह से, जैसे आप गए ही फूड खरीदने सुपरमार्केट, तो आपकी पार्टिकुलर एक्टिविटी में केवल आपने जो फॉसिल फ्यूल बर्न करके इमिशन किया वही नहीं होता है, बल्कि जिस ग्रोसरी शॉप में आप जाते हैं वहाँ पे भी जो इमिशन होता है वो सारे कंपोनेंट कंपेयर करके, इंक्लूड करके, तब टोटल कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट किया जाता है। हो किया कोई बेसिक आपको समझ आ गया होगा। और अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो करंटली 60% जो टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसका पार्ट कार्बन फुटप्रिंट है। एक्चुअली कार्बन फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दो डिफरेंट टर्म्स हैं और दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कार्बन फुटप्रिंट एक कंपोनेंट है आउट ऑफ 6 कंपोनेंट। और ह्यूमैनिटीज ओवरऑल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो इसको वर्ल्ड फुटप्रिंट कहते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड फुटप्रिंट की बात करें तो उसका 60% केवल कार्बन फुटप्रिंट है और यह जो कंपोनेंट है बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर हम 1961 से देखें तो यह कंपोनेंट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, ऑलमोस्ट 11 फोल्ड इंक्रीज हो चुका है कार्बन फुटप्रिंट 1961 से। ये ग्राफ आप देखिए, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ग्राफ है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में जो कंपोनेंट्स हैं उनका ग्राफ है। अगर आप देखिए कार्बन, दिस वन कार्बन फुटप्रिंट, तो 1961 से आज तक 11 फोल्ड इंक्रीज हो गया है और ये कंपोनेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पॉलिसी मेकर्स को इन पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उससे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।